बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 70 साल सुन चुके हैं और अब किस नंबर 71 मुलाहिजा फरमाएं। कोई कार्रवाई शुरू करने से पहले ये अंदाजा लगा लेना जरूरी था कि उसके मुकाबले पर कितने लोग हैं। वो अपनी जगह पर बैठा कुछ देर तक नशेब में देखता रहा, फिर वहां से हटकर दाईं तरफ चलने लगा। वो एक मुख्तसर सा चक्कर काट कर ऐसी जगह पर आ गया जहां से उसके साथी ज्यादा नुमायां नजर आ रहे थे। उस तरफ उसे एक चीज और नजर आ गई। एक पत्थर पर गालबन कबीले का सरदार बैठा हुआ था और उससे कुछ फासले पर अलाव के किनारे पर दुखते हुए कोयलों पर बकरे या दुम्बे रोस्ट किए जा रहे थे। शारक को 2-3 औरतें भी घूमती हुई नजर आईं। शारक घूमता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। इसी दौरान शारक ने अंदाजा लगा लिया कि इन खाना बदोशों की तादाद 15 और 20 के दरमियान थी। औरतें इनके अलावा थी, कोई बच्चा उसे नजर नहीं आया। शारक की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने साथियों को किस तरह छुड़वाए। अंधाधुंध फायरिंग कर देना हमाकत ही होती। इस तरह वो ज्यादा से ज्यादा 2-4 आदमियों को मार सकता था, बाकी लोग उसे भून कर रखते थे। नहीं, वो ये हमाकत नहीं कर सकता था। वो घूमता हुआ खैमों की तरफ निकल आया। कुल 8 खैमे थे। एक खैमा बड़ा था। दफादन शारक के जहन में एक और ख्याल उभरा। अपने साथियों को छुड़ाने की तरकीब उसके जहन में आ गई थी। अगर वो किसी एक खैमे को आग लगा दे तो कबाइलियों की तवज्जो उस तरफ मबजूल हो जाएगी और वो अपने साथियों को छुड़ा लेगा। वो अपनी जेबें टटोलने लगा और खुशकिस्मती से माचिस उसकी जेब में मौजूद थी। गुज़िश्ता रात नौलखी ने आग जलाई थी तो गैर इरादी तौर पर शारक ने उससे माचिस लेकर अपनी जेब में डाल दी थी। इसने जेब से माचिस निकाली, उसे खोलकर टटोल कर देखा, उसमें चंद ही तीलियां थी और खैमे के मोटे कपड़े को माचिस की तीलियों से आग लगाना मुश्किल था। उसने इधर उधर देखा, खुश झाड़ियां जमा की और खैमे के करीब आ गया। सब लोग खैमों के सामने के रुख पर अलाव की तरफ थे। शारक ने झाड़ियां खैमे के कपड़े के नीचे जमा कर दी और तीली जलाकर उन्हें शोला दिखाने लगा। तीली बुझ गई। दूसरी तीली से झाड़ियों को आग नहीं लग सकी, हालांकि झाड़ियां खुश्क थी। शारक का दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर कोई कबाइली इस तरफ निकल आया तो उसे भागने का मौका भी नहीं मिल सकेगा। इसने तीसरी तीली जलाई। इस मर्तबा इसे नाकामी नहीं हुई। झाड़ियों ने आग पकड़ दी। शारक ने झाड़ियां इस तरह समेट दी कि उन्हें अच्छी तरह आग लग सके। झाड़ियों की खुश्क शाखें जल रही थी। शारक ने जलती हुई झाड़ियां खैमे के कपड़े के नीचे डाल दी और जब कपड़े ने आग पकड़ ली तो वहां से हटकर दब्बे कदमों दौड़ता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। वो चक्कर काटकर उस जगह आ गया जहां उसके साथी बंधे हुए थे। वो उनके पीछे तकरीबन 10 गज के फासले पर पत्थरों के पीछे बैठा कभी कबाइलियों को देखने लगता और कभी खैमों की तरफ। कबाइलों का रक्स जारी था। वो फारसी या दरी जबान से कुछ गा भी रहे थे जिसका एक लफ्ज भी शारक के पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो बार बार खैमों की तरफ देख रहा था और फिर उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। खैमों की पिछली तरफ आखिरी खैमे से शोले बुलंद होने लगे थे और उसी लम्हे औरत की चीख सुनाई दी। वो चीख चीख कर कुछ कह रही थी। कबाइलों का रक्स थम गया और फिर देखते ही देखते तमाम कबाइली खैमों की तरफ दौड़ने लगे। पत्थर पर बैठे हुए सरदार भी एक झटके से अपनी जगह से उठ गया। वो उन 2 कबाइलों की तरफ मुड़ने लगा जिन्होंने नौलखे वगैरह को राइफलों की जद पर ले रखा था। उसने तेज लहजे में उनसे कुछ कहा और फिर खुद भी दौड़ता हुआ खैमों की तरफ चला गया। अब वहां सिर्फ 2 ही कबाइली रह गए थे जिन्होंने नौलखे वगैरह को राइफलों की जद पर ले रखा था। शारक ने राइफल संभाल ली और दबे कदमों आगे बढ़ने लगा। उन कबाइलों से चंद फुट के फासले पर पहुंचकर वो रुक गया। तुम दोनों अपनी राइफलें नीचे फेंक दो वरना छिलनी कर दूंगा। शारिक ने ये जुमला टूटी फूटी फारसी में कहा था। इतने दिनों से अफगानिस्तान में रहते हुए थोड़ी बहुत फारसी जबान सीख गया था। एक कबाइली तेजी से पीछे मुड़ा। शारिक ने एक लम्हा जाया किए बगैर गोली चला दी। वो कबाइली ढेर हो गया। गोली उसके सीने में लगी थी। दूसरे कबाइली ने राइफल फेंक दी। आग ने दूसरे खैमों को भी लपेट में ले लिया। तमाम कबाइली उस तरफ जमा थे। उस शोर में शारिक की चलाई हुई गोली की आवाज पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। ऐसे वो किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। समीना और शाहपरी उसके कहने से पहले ही हरकत में आ चुकी थी। उन्होंने नौलखी और मोहम्मद उमर के हाथ खोल दिए। राइफलें उठा लो। और घोड़े कहाँ हैं तुम लोगों के? शारक बोला। कबाइलियों की राइफलें एक चबूतरे पर पड़ी हुई थी। इन्होंने आगे बढ़कर एक राइफल उठा ली। उस तरफ आओ, जल्दी करो, घोड़े उस चट्टान के पीछे बंधे हुए हैं। लेकिन इन लोगों का क्या किया जाए? शारक बोला। इन्हें साथ ले चलो, चट्टान के पीछे ले जाकर गोली मार देंगे, शाहपरी ने कहा और दोनों कबाइलियों को अपनी राइफल की जद पर लेते हुए घुर्राई। चलो, खामोशी से चलते रहो। वो दोनों कबाइली खामोशी से उनके आगे चल दिखे। चट्टान के पीछे पहुंचकर वो रुक गए। यहाँ कई घोड़े बंधे हुए थे। इन्होंने एक एक घोड़ा खोल दिया। मोहम्मद उमर उन कबाइलों को बांधना चाहता था मगर शारक बोल पड़ा। एक को बांधकर यहीं डाल दो और दूसरे को साथ ले लो। हमें कुछ इल्म नहीं कि किस जगह पर है। ये कबाइली हमारी रहनुमाई करेगा। फासला मुनासिब तय करने के बाद इसे रास्ते में कहीं छोड़ देंगे। ठीक है, मोहम्मद उमर ने कहा। अगर उन लोगों ने हमारा पीछा भी किया तो ये एक बंदा हमारे पास यरगमाल रहेगा। इस कबाइली के हाथ पुष्ट पर बांधकर इसे भी घोड़े पर डाल दिया गया। मोहम्मद उमर उसके पीछे बैठ गया और उन्होंने घोड़ों को हाँक दिया। और ठीक उसी वक्त कबाइलियों को भी हकीकत का पता चल गया, लेकिन आग कई खैमों तक फैल चुकी थी।
वो आग बुझाने की फिक्र में लगे हुए थे। उन्हें कैदियों के भाग जाने की परवाह नहीं थी, इसलिए किसी ने उनका पीछा करने की कोशिश नहीं की। चांद निकल आया था। मोहम्मद उमर वाला घोड़ा सबसे आगे था, उसके पीछे समीना, शाहपरी के घोड़े और उनके पीछे नौलखा और आखिर में शारिक का घोड़ा था। चांदनी की वजह से उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी, रास्ता भी ज्यादा दुश्वार नहीं था, इसलिए घोड़े मुनासिब रफ्तार से दौड़ रहे थे। आधी रात के लगभग उन्होंने घोड़े रोक लिए। वो इस वक्त खासी बुलंदी पर थे। दाईं तरफ नशेब में बहुत दूर टिमटिमाती हुई मदम सी रोशनियां नजर आ रही थी। कैदी ने बताया कि वो बाबा खील नामी एक छोटी सी बस्ती है, वहां से एक रास्ता सरूबी की तरफ जाता है। वो लोग घोड़ों से उतर आए। शारिक के ख्याल में वो बस्ती से कम 5 मील दूर जरूर रहेंगे। घोड़ों से उतरकर वो लोग इधर उधर पत्थरों से टेक लगाकर बैठ गए। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं कि बस्ती से बचकर सरूबी की तरफ निकला जा सके? शारिक ने पूछा। उस तरफ तकरीबन 2 मील आगे दरिया की दूसरी तरफ 2 रास्ते हैं। कबाइली ने मुंह से एक तरफ इशारा किया। वहां से एक रास्ता सरूबी को जाता है और दूसरा दर्रा मंगरू ताई नराई की तरफ। किसकी ताई की बात कर रहे हो खान भाई? नौलखा बोला। किसी की ताई की बात नहीं कर रहा, जिस जगह का नाम है। शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। फिर कबाइली की तरफ रुक करके बोला, ये दर्रा मंगरू ताई नराई कहाँ पर है? जनूबी वजीरिस्तान की सरहद पर, कबाइली ने जवाब दिया। ठीक है, शारिक ने कहा, हम तुम्हें दरिया तक अपने साथ ले जाएंगे, उसके बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। मेरे हाथ तो खोल दो, मैं बड़ी अजियत महसूस कर रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि कोई हरकत नहीं करूंगा, कबाइली ने मुल्तजी लहजे में कहा। शारिक ने उसके हाथ खोल दिए। कबाइली अपनी कलाइयां सहलाने लगा। तुम लोग इन्हीं पहाड़ों में घूमते रहते हो, खाने का सामान कहाँ से लेते हो और काम क्या करते हो? शारिक ने पूछा। हम खाना बदोश लोग हैं, कबाइली ने जवाब दिया। थोड़ा बहुत सामान इधर उधर से ले लेते हैं। हम साल में 1-2 मरतबा पाकिस्तान भी चले जाते हैं, यहाँ से कुछ सामान ले जाकर वहाँ फरोख्त कर देते हैं। बस इसी तरह हमारा गुजारा होता है। यहाँ से क्या चीज पाकिस्तान लेकर जाते हो? हिरवन? शारिक ने कहते उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। हाँ, कबाइली ने बेखौफी से जवाब दिया। इससे ज्यादा मुनाफा बख्श और कोई चीज नहीं। कम से कम वजन, ज्यादा से ज्यादा कीमत। उसे अपने सामान में छुपाया भी आसानी से जा सकता है। हिरवन कहाँ से लेते हो? शारिक ने पूछा। वजीरिस्तान की सरहद के करीब कई फैक्ट्रियां हैं जहाँ हिरवन तैयार होती है, कबाइली ने जवाब दिया। लेकिन पहाड़ों में छुपी उन फैक्ट्रियों को तलाश कर लेना आसान नहीं है, और फिर फैक्ट्री की हिफाजत के लिए उन लोगों ने बड़े सख्त इंतजाम कर रखे हैं। ठीक है, शारिक ने जवाब दिया। हम भी हिरवन की फैक्ट्रियों की तलाश में आए हुए हैं। अभी तक हम किसी फैक्ट्री तक नहीं पहुंच सके, लेकिन जो भी फैक्ट्री हमें मिलेगी हम उसे तबाह कर देंगे। शारिक की ये बात सुनकर समीना और नौलखा चौंके बगैर ना रह सके। वो उस वक्त तो खामोश रहे, लेकिन बाद में समीना ने शारिक को घेर लिया। हाँ समीना, शारिक ने उसके सवाल के जवाब में गहरा सांस लेते हुए कहा। मैं पहले रोज से सोच रहा था कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हम इन पहाड़ों में क्यों घूम रहे हैं, हम यहाँ क्यों क्या लेने आए थे। वो चंद में खामोश रहा, फिर बोला। दरअसल लालच कभी एक मुकाम पर टिकने नहीं देता इंसान को। वो ऊपर और ऊपर जाना चाहता है। हम भी ऊपर ही ऊपर जाना चाहते थे। लालच में आकर हाजी का कहा मान लिया। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि बच गए, वरना उस खबीज ने हमें ऊपर भेजने का पूरा इंतजाम कर रखा था। हम इन वीरान पहाड़ों में ठोकरे खा रहे हैं। कदम कदम पर मौत का सामना है। 1-2 नहीं, कई मर्तबा मौत के मुंह से निकले हैं। अब मैंने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान पहुंचकर अपनी जिंदगी का सारा रास्ता बदलने की कोशिश करेंगे। अब तक हम मौत बांटते रहे हैं, अपने जाती मफाद के लिए मासूम लोगों के खून में जहर घोलते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम ये जहर बेचने वालों को खत्म कर देंगे। सबसे पहले हम हाजी से निपटेंगे। तुम्हारे इन ख्यालात पर मुझे बड़ी हैरत हो रही है, समीना बोली। एक हाजी को खत्म करोगे तो उसकी जगह 10 और आ जाएंगे, और फिर तुम ये बात भूल रहे हो कि तुम भी इसी कश्ती के सवार हो। तुम अब तक जो कुछ कर चुके हो, क्या एक हाजी को खत्म करके उसकी तलाफी हो सकती है? मैं अपने आप को बेकसूर और बेगुनाह नहीं कहता, लेकिन ये तुम भी जानती हो कि मैंने ये काम अपनी खुशी से नहीं किया। मुझे गलत पुरखार रास्ते पर चलने पर मजबूर किया गया था, लेकिन अब तुमने जिस रास्ते पर चलने का फैसला किया है वो इससे ज्यादा पुरखार है। समीना ने उसकी बात काटते हुए कहा। तुम पहले भी कोशिश कर चुके हो, तुम्हें इसका तजर्बा भी है। क्या अब तुम ऐसा कर सकोगे? हाँ, मैंने फैसला कर लिया और मुझे इस पर अमल करने से कोई रोक नहीं सकता, शारिक ने जवाब दिया। बहरहाल हमने अब तक जो कुछ भी किया है गलत किया है। मैं ये इतराफ करता हूँ कि मैंने अपना इंतकाम लेने के लिए अपनी पूरी कौम को नुकसान पहुंचाया है। उन जवानों के खून में जहर घोला है जिन्होंने कल इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। मैं उस नुकसान की तलाफी करने की कोशिश करूंगा, और मेरा ख्याल है तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाजी जैसे दौलत के पुजारी तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे, समीना ने कहा। अब कोई हाजी मेरा रास्ता नहीं रोक सकेगा, शारिक ने पुरअज़्म लहजे में कहा। क्या तुम मेरे ये नुकसान की तलाफी भी कर सकोगे? समीना ने यह कहते हुए अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखा। तुम्हारा नुकसान? शारिक चौंक गया। हाँ, समीना बोली।
मैं एक सीधी सादी सी लड़की थी, एक मुअद्दत पेशे से वाबस्ता थी, लेकिन तुम मुझे कहाँ ले आए हो? क्या तुम मुझे मेरा वो मुकाम वापस दिला सकते हो? मेरी खोई हुई इज्जत वापस ला सकते हो? मेरे माँ बाप की जो रुसवाई हुई है उसकी तलाफी कर सकते हो? शारिक खामोश रहा। उसके पास समीना की इन बातों का कोई जवाब नहीं था। वो खामोश बैठा उसकी तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात उभर आए थे। तुम तो संजीदा हो गए, समीना ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी खातिर मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है और सब कुछ भूल चुकी हूँ। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए बोली, हम चाहे कुछ भी कर लें, अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते। इंतकाम लेने के लिए हमने खुद वही सब कुछ शुरू कर दिया था जो हमें नहीं करना चाहिए था। एक तरफ तो मौत के सौदागरों से जंग शुरू कर दी और दूसरी तरफ कानून के खिलाफ महाज खोल लिया। दो बड़ी कुव्वतें हमारे खिलाफ बरसरे पैकार हैं, कानून और मौत के सौदागर। मौत के सौदागरों से तो शायद हम निजात हासिल कर लें, लेकिन कानून हमें कभी माफ नहीं करेगा। उसे हमारी तलाश जारी रहेगी। कानून की मुझे परवाह नहीं, शारिक ने कहा, लेकिन इससे पहले मैं मौत के उन सौदागरों से दो हाथ कर लूंगा जिसकी वजह से आज हम अपने घर से हजारों मील दूर इन बंजर और वैरान पहाड़ों में ठोकरें खाते फिर रहे हैं। एक बात कहूँ शारिक? समीना उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली। हाँ कहो। शारिक ने सवारिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। वैसे तुम जो कुछ भी कह रहे हो मुझे इस पर यकीन नहीं आ रहा, समीना मुस्कुराते हुए बोली। उठने को दिल नहीं चाह रहा, बड़ी थकन हो रही है, रात का बाकी हिस्सा यहीं गुजार लें, सुबह आगे चलेंगे, समीना ने कहा। यकीन तो आने वाला वक्त दिलाएगा, शारिक उठते हुए बोला। मेरा ख्याल है अब हमें आगे चलना चाहिए। इस कबाइली के कहने के मुताबिक दरिया यहाँ से सिर्फ 2 मील के फासले पर है, शारिक ने कहा। हम दरिया पर पहुंचकर आराम करेंगे। मुझे बहुत शिद्दत की प्यास लग रही है। मैंने 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। खाया तो हमने भी कुछ नहीं, समीना उठते हुए बोली। दरिया पर पहुंचकर प्यास तो बुझ सकती है। 10 मिनट बाद वो लोग वहां से रवाना हो गए। उस कबाइली को मोहम्मद उमर ने अपने साथ घोड़े पर बिठा लिया। समीना और शारिक के घोड़े सबसे पहले थे। थोड़ी देर बाद शाहपरी भी अपना घोड़ा रोककर उनके साथ मिल गई। एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकी, शारिक ने समीना की तरफ देखते हुए कहा। तुम लोग मुझे वहां छोड़कर कैसे चले आए थे? मैं बताती हूँ, समीना से पहले शाहपरी बोल पड़ी। हम सब लोग थकन से निढाल गहरी नींद सो रहे थे कि अचानक 5-6 मुसल्लह कबाइलियों ने हमें घेर लिया। वो लोग अपने कबीले के लिए अरगवान शहर से खाने पीने का सामान लेकर आ रहे थे। हमें देखकर वो रुक गए। खाना बदोश छोटी छोटी टोलियों में इन पहाड़ों में सफर करते रहते हैं और ये लोग एक दूसरे को लूटते भी रहते हैं। हमारे बारे में भी इन लोगों का यही ख्याल था कि हमारे पास बहुत दौलत होगी, लेकिन हम तो कंगले निकले। मुमकिन है वो कबाइली हमें छोड़कर चले जाते, लेकिन मुझे और समीना को देखकर उनकी नीयत बदल गई। जवान और खूबसूरत औरत से ज्यादा कीमती चीज कहाँ हो सकती है? उन्होंने हमें राइफलों की जद पर लेकर अपने साथ चलने पर मजबूर कर दिया। हैरत है, ये सब कुछ हुआ और मुझे पता ही नहीं चल सका, शारिक बोला। तुम हम लोगों से कुछ फासले पर एक बड़े पत्थर की आड़ में सोए हुए थे और गहरी नींद में थे। उन कबाइलियों ने भी तुम्हें नहीं देखा। समीना वगैरह का ख्याल था कि तुम्हें भी जगा दिया जाएगा, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। मेरा ख्याल था कि अगर तुम पीछे रह जाओगे तो शायद हमारी कुछ मदद कर सकोगे, और मेरा ये ख्याल दुरुस्त निकला। हैरत है, मैं इतनी गहरी नींद सो रहा था और मुझे इस हंगामे का पता ही ना चल सका, शारिक ने कहा। कभी कभी ऐसा होता है, शाहपरी ने मुस्कुराते हुए कहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो धूप फैली हुई थी, शारिक ने कहा। तुम लोगों को ना पाकर मैं परेशान हो गया। एक मर्तबा तो मेरे दिन में ये ख्याल भी आया था कि शायद तुम लोग मुझे भूल गए हो और सोता छोड़कर चले गए हो। हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, खास तौर पर मैं और समीना, शाहपरी मुस्कुराई। बेशर्म, समीना ने उसे घूरा। वो तो मैं हूँ, शाहपरी ढिठाई से बोली। बहरहाल हम दोनों के बारे में उन कबाइलियों के इरादे खतरनाक थे। उनका ताल्लुक एक खाना बदोश कबीले से था। ये लोग सरहद पार करके पाकिस्तान भी आते जाते रहते हैं। हीरोइन की स्मगलिंग के अलावा ये लोग औरतों की खरीदो फरोख्त का कारोबार भी करते हैं। इनके कबीले में 5-6 औरतें हैं जो इन्होंने मुख्तलिफ जगहों से उठाई हुई हैं। सरहद पार करते ये लोग उन औरतों को फरोख्त कर देंगे। हमारे बारे में भी ये लोग रास्ते में यही बातें कर रहे थे, लेकिन जब हम लोग कबीले में पहुंचे तो हम दोनों को देखकर कबीले के सरदार की राल टपकने लगी। उसने जश्न मनाने का ऐलान कर दिया। ये उनकी रस्म है कि जब कोई औरत उनके कबीले में आती है तो ये लोग जश्न मनाते हैं। सरदार ने यह भी ऐलान किया था कि वो हम दोनों में से किसी एक से शादी करेगा। इसका फैसला उसी वक्त होता जब रोस्ट किए जाने वाले बकरों का गोश्त तकसीम होता, कुर्रा अंदाजी की जाती और हम दोनों में से जिसका नाम निकलता उसे सरदार की दुल्हन बना दिया जाता। सरदार 3 दिन तक दुल्हन को अपने साथ रखता, फिर उसे कबीले के दूसरे आदमियों के हवाले कर दिया जाता और सरहद पार करने के बाद फरोख्त कर दिया जाता। बहुत बेगैरत हैं ये लोग, शारिक बोला। कोई गैरतमंद शख्स अपनी दुल्हन को किसी दूसरे के हवाले नहीं कर सकता। इस दुनिया में ऐसे बेगैरतों की कमी नहीं, शाहपरी ने जवाब दिया। बहरहाल उनका जश्न जारी था। बकरे रोस्ट हो रहे थे और थोड़ी देर बाद हमारे लिए कुरंदादी होने वाली थी कि अचानक खैमों में आग भड़क उठी और वो कबाइली उस तरफ भाग खड़े हुए। खैमों में आग खुद नहीं भड़की थी, शारिक ने कहा। वो आग मैंने लगाई थी।
इनकी तवज्जो हटाने का इससे बेहतर और कोई तरीका मेरी नजर में नहीं था। वो लोग जैसे उस तरफ भागे, मैं तुम लोगों के पास पहुंच गया। मुझे यकीन था कि तुम हमारी मदद को जरूर आओगे, लेकिन तुम यहाँ तक पहुंचे कैसे? शाह परी ने पूछा। पहले तो मैं तुम लोगों को उन चट्टानों के आसपास ही ढूंढता रहा, फिर मुझे घोड़े की लीद नजर आई। समझो कि वह लीद ही मेरे लिए निशाने राह साबित हुई और मैं यहाँ तक पहुंच गया, लेकिन भूख से मेरी बुरी हालत हो रही है। फिक्र मत करो, हमने भी कुछ नहीं खाया, शाह परी ने जवाब दिया। वो लोग एक तंग से रास्ते पर पहुंच गए। तकरीबन 100 गज का फासला तय करने के बाद वो उस दरार नुमा रास्ते से बाहर आए। सामने ढुलान थी और नशे में दरिया बह रहा था। मदम चांदनी में दरिया का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। आधे घंटे में वो दरिया के किनारे पहुंच गए। वो घोड़े से उतरते ही पानी पर टूट पड़े। घोड़े भी न जाने कब से प्यासे थे, वो भी पानी पीने लगे। वो कुछ देर वहां रुके और फिर दरिया पार करने के लिए उन्हें तकरीबन 20 मील ऊपर की तरफ जाना पड़ा। दरिया के दूसरी तरफ सब्जा था और दरख्त थे। वो लोग आगे जाने की बजाय किनारे के करीब ही बैठ गए। उस कबाइली के हाथ पैर बांधकर एक तरफ डाल दिया गया था, क्योंकि अंदेशा था कि अगर वो लोग सो गए तो वो कबाइली भाग ना जाए। वाकई सब लोग सो गए थे और फिर शारिक की आंख फायर की आवाज सुनकर खुली थी। वो हड़बड़ाकर उठ गया और इधर उधर देखने लगा। उसके करीब ही समीना और शाह परी सोई हुई थी। उनसे कुछ फासले पर मोहम्मद उमर था और उसके साथ वो कबाइली। वो लोग भी फायरिंग की आवाज सुनकर उठ गए थे। शारिक इधर उधर देख रहा था कि एक और फायर हुआ और फिर सूरत उसकी समझ में आ गई थी। वो 9 लखा था जो वहां से तकरीबन 200 गज दूर दरिया की तरफ भाग रहा था। मोहम्मद उमर भी उठकर उसकी तरफ भागा। कुछ देर बाद वो दोनों वापस आते हुए दिखाई दिए। उन दोनों ने एक पहाड़ी बकरा उठा रखा था जिससे खून टपक रहा था। दिन की रोशनी फैल चुकी थी, लेकिन सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था। कुछ देर पहले मेरी आंख खुल गई थी। 9 लखा उन्हें बता रहा था, मैंने उस बकरे को उस तरफ आते हुए देखा था। ये शायद पानी पीने आया था। इसे देखकर मेरी भूख चमक उठी। मैं राइफल उठाकर उसके करीब आने की कोशिश करने लगा। ये हजरत पानी पीकर इधर उधर देख रहे थे, शायद अपनी मौत की राह तक रहा था। मैंने गोली चला दी जो इसकी टांग में लगी। ये जख्मी होकर भागा। मैंने दूसरा फायर किया और ये ढेर हो गया। अब ये हमारे पेट की आग बुझाएगा। 9 लखा मजे ले लेकर अपने शिकार की दास्तान सुना रहा था। मोहम्मद उमर ने तकबीर पढ़कर बकरे के गले पर छुरी फेर दी और अब वो उसके ठंडे होने का इंतजार कर रहा था। आधे घंटे बाद वो बकरे की खाल उतार चुके। शारिक, समीना और शाह परी वगैरह ने आसपास से सूखी हुई लकड़ियां जमा कर ली। कुछ कबाइली के हाथ पैर खोल दिए गए थे और लकड़ियां जमा करने में वो भी इनकी मदद कर रहा था। बकरा रोस्ट होने में 1 घंटा लग गया और फिर इन्होंने कई रोज बाद पहली मर्तबा भुना हुआ गोश्त पेट भर कर खाया। इनका कबाइली कैदी भी इनके साथ बैठा खा रहा था। 1 घंटे बाद वो लोग आगे जाने के लिए तैयार हो गए। बचा हुआ गोश्त इन्होंने एक कपड़े में बांध लिया। शारिक का ख्याल था कि इस गोश्त से दोपहर और रात का काम भी चल जाएगा। वो दोनों रास्ते कहाँ हैं जिनका तुमने जिक्र किया था? शारिक ने उस कबाइली की तरफ देखते हुए पूछा। यहाँ से तकरीबन 8 मील आगे एक चट्टान है, कबाइली ने इशारा किया। उस चट्टान के दाईं तरफ वाला रास्ता मंगरू ताई नवाई की तरफ और बाईं तरफ वाला रास्ता बोरमल की तरफ जाता है। अब ये तुम लोगों पर मुनसर है कि कौन सा रास्ता इख्तियार करते हो। हीरमन की फैक्ट्रियां किस तरफ हैं? शारिक ने पूछा। मंगरू ताई नवाई की तरफ, कबाइली ने जवाब दिया। कम से कम 3 फैक्ट्रियों के बारे में मैं भी जानता हूँ। उन खुफिया रास्तों से भी वाकिफ हूँ जो इन फैक्ट्रियों तक जाते हैं, लेकिन हम तुम्हें तो अपने साथ नहीं ले जा रहे। शारिक ने कहा, हमने तुम्हें आजाद कर दिया है, अब तुम चाहो तो वापस जा सकती हो। वो वापस? कबाइली का चेहरा धुआं हो गया। मैं अकेला इन पहाड़ों में वापस नहीं जा सकता। भूख प्यास से मर जाऊंगा। अगर मैं अपने कबीले में वापस पहुंच भी गया तो वो लोग मुझे कत्ल कर देंगे। मुझे अपने साथ ले चलो। मैं वादा करता हूँ कि तुम लोगों से गद्दारी नहीं करूंगा और ऐसे रास्ते से सरहद पार करा दूंगा कि किसी की नजरों में भी नहीं आओगे। सरहद पार जनूबी वजीरिस्तान में भी तुम लोगों के लिए मददगार साबित होगा। मुझे अपने साथ ले चलो। मुझे मरने के लिए यहाँ मत छोड़ो। शारिक चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर अपने साथियों से मशवरा करने लगा और बिलाखिर ये तय हुआ कि मसूद नामी उस कबाइली को साथ ले लिया जाए। वो वाकई इनके लिए मददगार साबित हो सकता था। ठीक है, शारिक ने मसूद की तरफ देखते हुए कहा, हम तुम्हें अपने साथ ले जाने को तैयार हैं, लेकिन अगर तुमने किसी भी मौके पर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो बिला दरीक गोली मार दी जाएगी। मुझे अपनी जान अजीज है, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा, मसूद ने कहा। शारिक ने उसे अपने साथ घोड़े पर बिठा लिया और वो आगे रवाना हो गए। उस चट्टान तक पहुंचने में उन्हें चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। मंगरू ताई नवाई का रास्ता कौन सा है? शारिक ने मसूद से पूछा। ये इस तरफ। मसूद ने एक तरफ इशारा किया। इन्होंने घोड़े उस तरफ मोड़ दिए। कुछ देर तक वो एक कुशादा वादी में चलते रहे, फिर पहाड़ों में दाखिल हो गए। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे रास्ता दुश्वार होता जा रहा था। कई जगहों पर तो इन्हें घोड़ों से उतरकर पैदल चलना पड़ा था। दोपहर को वे एक जगह पर रुक गए। यहाँ चंद दरख्त भी थे और एक छोटी सी नदी भी थी। इन्होंने आग जलाकर बचा कुचा गोश्त गर्म करके खाया और आराम करने के लिए इधर उधर लेट गए। उन पहाड़ों के पीछे मंगरू ताई की तरफ जाने वाला रास्ता है, मसूद ने इशारा करते हुए कहा। हीरोइन बनाने की वो तीनों फैक्ट्रियां भी उसी तरफ है जिनके बारे में मैं जानता हूँ। वहाँ और फैक्ट्रियां भी होंगी, उन्हें तलाश करना पड़ेगा।
तकरीबन 1 घंटा बाद वो लोग वहाँ से रवाना हो गए। मुख्तसर सी वादी उबूर करके वो एक बार फिर पहाड़ों में दाखिल हो गए। उससे आगे वो ज्यादा फासला नहीं कर सके। सूरज गुरूब होने वाला था और रास्ता बेहद खतरनाक था। मसूद के मशवरे पर उन्होंने एक जगह पड़ाव डाल दिया, क्योंकि उसके कहने के मुताबिक आगे कई मील तक पड़ाव की जगह भी नहीं थी। एक जगह पर पहाड़ियों से पानी भी बह रहा था। उसकी नजरें चट्टान पर तकरीबन 20 फुट ऊपर एक जगह जम गई थी। वो किसी गार का दहाना था। गार तक बराह रास्त पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। चट्टान किसी दीवार की तरह बिल्कुल आमूदी थी। उस पर चढ़ना मुमकिन नहीं था। शारिक इधर उधर देखता हुआ तकरीबन 10 गज आगे चट्टान में वाकई एक तंग सी दरार में घुस गया। चट्टान में बल खाती हुई वो दरार गार के दहाने तक चली गई थी। ये तंग सी दरार बदरी बुलंदी की तरफ चली गई थी। वो उस पर चढ़ता रहा। दहाने से चंद फुट पहले वो खुली जगह पर आ गया था। तकरीबन 4 फुट चौड़ी पट्टी थी जो चट्टान से बाहर को निकली हुई थी। वो उस पट्टी पर चलता हुआ गार के सामने पहुंच गया। गार के सामने 8-10 फुट चौड़ी जगह थी। सूरज अभी पूरी तरह गुरूब नहीं हुआ था। रोशनी गार के अंदर भी पहुंच रही थी। शारिक गार के दहाने पर पहुंच गया और फिर उसके ऊँटों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। गार के दहाने के अंदर की तरफ जली हुई लकड़ियां, राख और कोयले पड़े हुए थे, जिसका मतलब था कि यह गार रिहाइश के लिए इस्तेमाल होता रहा था। पत्थरों को जोड़कर चूल्हा बनाया गया था, जिसका मतलब था कि यहाँ खाना वगैरह भी पकाया गया था। ये सब कुछ देखकर एक और बात शारिक की समझ में आई थी कि गार रिहाइश के लिए महफूज था और इसके अंदर सांप या बिच्छू वगैरह नहीं थे। गार काफी कुशादा था। इसमें 10-12 आदमी बैक वक्त रह सकते थे। दीवारें धुएं से काली हो रही थी और गार के अंदर बाज़ ऐसी चीजें बिखरी हुई थी जिससे अंदाजा होता था कि इनसे पहले जो लोग इस गार में आए थे वो कई रोज रहे थे। शारिक गार से निकलकर सामने वाले चबूतरे के किनारे पर आ गया। 20-22 फुट नीचे खुली जगह पर उसके साथी मौजूद थे। बुलंदी अगरचे ज्यादा नहीं थी, लेकिन नीचे झांकते हुए अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। नौलखा एक पत्थर से टेक लगाए बैठा था। उसके करीब ही समीना और शाहपरी लेटी हुई थी। मोहम्मद उमर और मसूद उनसे कुछ दूर बैठे बातें कर रहे थे। शारिक ने नौलखे को आवाज दी तो सब लोग सर उठाकर ऊपर देखने लगे। अरे तुम उस गार तक कैसे पहुंच गए? सबीना ने कहा। इस तरफ एक तंग सी दरार है, वहीं से ऊपर आने का रास्ता है। शारिक ने इशारा किया। ये गार काफी खुशादा है। यहाँ पहले भी कुछ लोग रह चुके हैं। जली हुई लकड़ियां और कोयले बिखरे हुए हैं। तुम लोग भी चाहो तो ऊपर आ सकते हो। हम तो यहीं ठीक हैं। इन दोनों को अपने पास बुला लो, रात आराम से गुजर जाएगी, नौलखे ने कहा और समीना और शाहपरी से कुछ कहने लगा। कुछ देर बाद समीना और शाहपरी वहां से उठकर दरार की तरफ जा रही थी। 10 मिनट बाद वो दोनों गार के दहाने के सामने पहुंच गई और शारिक के करीब ही बैठ गई। शारिक के दिमाग में सनसनाहट होने लगी। वो दोनों उसकी चाहने वाली थी। उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए हसद और रकाबत की आग जल रही थी। एक मौके पर उन दोनों की लड़ाई शारिक देख चुका था और शारिक अच्छी तरह जानता था कि फिल वक्त बज़ाहिर दोनों एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से बातें करती थी और बज़ाहिर यही लगता था कि इनमें सगी बहनों जैसी मोहब्बत है। लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि लावा अंदर ही अंदर पक रहा है और जब आतिश फशां फटेगा तो उबल पड़ने वाला ये लावा सब कुछ अपने साथ बहा ले जाएगा। अंधेरा फैल चुका था। शारिक ने अपनी जगह से उठकर चबूतरे से नीचे झांका। नीचे खामोशी थी, जिसका मतलब था कि नौलखा वगैरह सो चुके थे। वो चबूतरे से उठकर गार के अंदर आ गया। दाने के करीब गार के अंदर की तरफ वो थोड़ी सी जगह साफ कर चुका था। समीना और शाहपरी भी उसके साथ ही गार के अंदर आ गई थी। वो तीनों दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। इन्होंने दिन भर घोड़ों पर बैठकर सवारी की थी। थकन के बावजूद इन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो बैठे बातें करते रहे। शारिक को नींद ना आने की वजह समझ में आ गई थी। अगर वो अलग अलग होते तो कब के सो चुके होते, लेकिन इसकी दोनों चाहने वालियां इसके करीब बैठी हुई थी। इस सूरत में इन दोनों में से किसको नींद आ सकती थी? और शारिक को नींद इसलिए नहीं आ रही थी कि इसके दिल में ये खौफ था कि वो दोनों आपस में लड़ना शुरू ना कर दे। वीराने में वक्त का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन शारिक के ख्याल में रात अपना निस्फ सफर तय कर चुकी थी। बिलाखरी से जमाइयां आने लगी। इसने टांगे फैला ली और नीम दराज होकर आंखें मूंद ली। शाहरुख को अंदाजा नहीं था कि वो कितनी देर सोया था, लेकिन घोड़े की हिननाट की आवाज सुनकर इसकी आंख खुल गई। इसने बदआवाज होकर इधर उधर देखा। समीना और शाहपरी एक दूसरे से कुछ फासले पर सो रही थी। घोड़े की हिननाट ने उनकी नींद में खलल नहीं डाला था। शारिक अपनी जगह से उठकर रेंगता हुआ गार से बाहर आ गया और चबूतरे के किनारे पर रुककर नीचे झांकने लगा और इसे फौरन ही अंदाजा हो गया था जैसे नीचे किसी किस्म की दींगा मुश्ती हो रही थी।